गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी 9th क्लास की जो जियोग्राफी है उसमें हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर आज हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले चैप्टर पे क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया उस क्लास को तो आप लोग इसी वीडियो के बाद चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे पहले भी देख कर आ सकते हैं। आपको उसका प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे मिल जाएगा, साथ ही जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे आज की इस विषय में। भारत का भौतिक जो स्वरूप है उसके बारे में मुख्य रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है इसमें हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि आज जो हमारा पढ़ने वाले हम लोग की भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ये क्यों कह रहा है? इस पंक्ति का मतलब है कि जैसे भारत में आप देखते होंगे कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं जैसे द्वीप समूह हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय मैदान में जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हो गया। तो विभिन्न स्थलाकृतियां वाला जो भारत है वो प्रदेश। ठीक, आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हम बिहार से हैं तो हम कहाँ रहते हैं, तो भारत का जो ये गंगा नदी का जो हमारा जो अथी है मैदान है उसमें हम लोग रहते हैं। गंगा जैसे उत्तर का महान मैदान जिसे हम लोग कहते हैं तो उसमें हम रहते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी भारत से अगर वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो होंगे ही, और आप चाहें तो अपने प्रदेश जो भूभाग में आप रह रहे हैं उसका कमेंट करके आप बता दीजिएगा। आप देखते हैं कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। सही बात है। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटिया से भली भांति परिचित होंगे कि पहाड़ पर जो पर्वत पे है वो किस प्रकार से ढलान होती है और घाटिया होती है। तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में हर एक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। जैसे में दिया गया है कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह, ये यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। भारत की भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। मतलब यहाँ अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां है, ये बताई गई है। इसी के साथ में एक और पॉइंट बता दूं कि अगर कोई पॉइंट होगा जो लिखने लायक होगा तो मैं इस कलर से जो है मैं हाईलाइट कर दूंगा, येलो कलर से। आप चाहें तो येलो कलर से लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जो है रीडिंग करते हैं। अब यहाँ पे कि भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जैसे इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ना पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार पूछे कि अंगारा लैंड का भाग है या गोंडवाना लैंड का, तो आपको बताना है कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखिए, इसे इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। ठीक है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां है। हाल ही मतलब कहने का मतलब ये मत सोचिए कि 10 दिन पहले 15 दिन पहले बनी थी। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जितने भी चीज निर्माण हुए हैं ना उसमें सबसे बाद में अगर कहें तो यही हुआ है। तो बाद में हुआ है तो नवीन हुआ। ठीक है, इसलिए आप सुनते होंगे कि हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। मतलब यह अस्थिर भाग है, मतलब स्थिर कर रहा है, स्थिर हो रहा है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता भी होगा कि हिमालय की जो है ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर मिलते हैं, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली जो है नदियां भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में आप क्या समझ सकते हैं, इस मैप में आप क्या समझ सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है, इतना ज्यादा है कि आप पूरा समझने बैठे तो पूरा समझ भी नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे ये वाला है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल मतलब ये सब पर्वत का नाम आप देख लीजिएगा
और एक सेकंड एक मैं काम करता हूँ, पहले आप ये पूरा क्लास कर लीजिए, फिर हम आपको जो है भारत के स्थलीय प्रदेश में जो है इस प्रकार से जो उत्तर पर्वत जो है हिमालय पर्वत, इसके आसपास के क्षेत्रों को मैं दिखा दूंगा भारत में, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है गंगा नदी का क्षेत्र बता रहा है यहाँ से, और यहाँ पे यमुना जो है इसकी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से अगर आप मैप देखेंगे खुद से तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखते हैं कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निपेक्षों से बने हैं। उत्तरी मैदान क्या चीज से बने हैं, तो जलोढ़ निपेक्ष से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। क्या क्या मिला, तो पहला तो आपको देखने को मिला कि उत्तरी जो मैदान है वह जलोढ़ निपेक्षों से बना है, ठीक है। और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार जो है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं घाटियों से बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश है उसे यहाँ पे जो है वो वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को अगर आप चाहें तो हेडिंग में डाल सकते हैं, जिसे मैं रेड कलर कर देता हूँ। मुख्य भौगोलिक वितरण, ठीक है, मतलब किस प्रकार से भारत में इसका विभाजन किया गया है। तो देखिए भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या में क्या जा सकता है, तो पहला अगर आप देखना चाहें, इस सभी को नोट करना है आप लोगों को, ये पूरी की पूरी जो है नोट करने वाली पॉइंट है। इसमें अब अगर आप देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उत्तर मैदान, दूसरा जो उत्तर मैदान, और तीसरा में प्रायद्वीपीय पठार, चौथा में भारतीय मरुस्थल, पांचवा में तटीय मैदान हो गया, और छठा में जो है वो द्वीप समूह हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं जो है एनसीईआरटी बुक में आपको भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश का है वो 5 ही दिया रहता है, यहाँ पे 6 है। तो 5 अगर दिया रहेगा ना तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर है और ये जो तीसरा नंबर है, ये दोनों मिलाकर जो है ना वो एक ही माना जाएगा, ठीक है। तब जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ये बात हमने समझ ली है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हिमालय पर्वत के बारे में अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, क्योंकि छठे 6 पॉइंट यहाँ पे दिया गया, तो हिमालय के पर्वत के बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ से जो है अब आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब अगर आप लोगों से कुछ छूटता है तो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यानी भारत के उत्तर सीमा पे, भारत की सबसे उत्तरी सीमा पे अगर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कश्मीर हो गया, जितने भी इधर उत्तर के प्रदेश हो गया, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, इस सभी में जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सब क्षेत्र में जो है आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगी, उसकी श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो यही है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय जो पर्वत है वो भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक है, तो पश्चिम पूर्व दिशा में लेकर सिंधु से लेकर, समझे, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक ये फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। सबसे पहले आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो है यह हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी में से एक है, ठीक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यानी सिंपल सा बात है कि अगर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है कितना, 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी है, तो देखिए चौड़ाई का 2 बात है यहाँ पे। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, तो कश्मीर में जैसे कश्मीर में जो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में आपका देखने को मिलता है कितना, 150 किलोमीटर चौड़ाई देखने को मिलता है। लेकिन लंबाई कितनी है, तो लंबाई 2400 है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई में अधिक विविधता
पाई जाती है। कहने का मतलब है जो कि पश्चिम घाट की अपेक्षा जो है ना पूर्वी घाट में या पूर्वी साइड में, जो पूर्वी भाग में, सोलहवीं घाट बोला गया था, पूर्वी भाग में जैसे असम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस साइड में आपको ऊंचे ऊंचे जो है पर्वत इसमें देखने को शिखर मिलते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया गया है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यह बात आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको रखना है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए, अब एक सेकेंड आप लोगों से हम थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपसे थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। जैसे देखिए, हम यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखला जो है, जो हम अलग से पहले बना लेते हैं, जो कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका पहले इस प्रकार से मान लीजिए हिमालय पर्वत है। ठीक है, इसी प्रकार से ना है, इस प्रकार से अगर हिमालय पर्वत है तो आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये वाला आपका है, ये क्या है, तो ये हिमालय है, महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा में जो आता है वो मध्य हिमालय आ जाता है, और लास्ट में जो हमारा आता है वो कौन आता है, वो शिवालिक आ जाता है। यानी ये वाला जो है वो शिवालिक हो जाएगा, ये मध्य हिमालय हो जाएगा और ये हिमालय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शिवालिक के जब इधर दक्षिण में आएगा तो यहाँ पे आपको मैदान मिल जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और यह जो महान हिमालय है, जैसा कि ये महान हिमालय है मान लीजिए, तो इसके उत्तर में आपको कौन कौन से पर्वत श्रृंखला जो है वो देखने को मिलती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे इसके उत्तर में अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे पहले काराकोरम श्रेणी मिलेगी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणियां मिलेगी। ये आपने समझ लिया। देखिए, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। ये काराकोरम श्रेणी हो गया, यह लद्दाख श्रेणी, यह जास्कर श्रेणी, और ये तीनों जो है वो किसका हिस्सा है, तो यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका, तो यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। देखिए, यहाँ पे हम चाहते तो लिख भी देते, लेकिन जो है हम माउस से यहाँ सारी चीज कंट्रोल करते हैं, नहीं लिख पाते थे। ट्रांस हिमालय का यह हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, और इस साइड में जो पहाड़ियां पाई जाती है इसे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी कहते हैं या पूर्वांचल पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला, सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, तो सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला है उसे महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ठीक है, जिसमें 100,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर मिलते हैं। कहने का मतलब है, इसमें देखिए आप देखेंगे ना, तो सबसे जो आपका हिमाद्री हिमालय है इसमें आपको 8848 जो मीटर है वो किस पर्वत की श्रृंखला है, तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट की है। तो यहाँ पे लगभग जो है ना वह आपको इसमें 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले जो है वो शिखर देखने को मिलते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, मतलब जितने जो इम्पोर्टेंट शिखर है वो सभी के सभी है। इम्पोर्टेंट शिखर में आप क्या देख सकते हैं, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहां से जो है आप इसे याद रख सकते हैं, एक सेकेंड आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपको पूरी तरह से याद रख लेना है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो माउंट एवरेस्ट आपको देख रहा होगा। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है, तो यह नेपाल में है। सबसे पहले कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है और 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद कंचनजुंगा जो है यह भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 किलोमीटर। 8598 किलोमीटर। मकालू चोटी क्या है, तो ये भी नेपाल में है। धौलागिरी चोटी क्या है, तो ये भी आपका नेपाल में है। लेकिन मकालू की ऊंचाई कितनी है, तो 8481 किलोमीटर, और नेपाल की जो है वह लगभग में 8172 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले
भाग को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी पर्वत श्रृंखलाएं के नाम दिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इतना मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नंगा पर्वत है जो आपका जम्मू कश्मीर की साइड में पड़ता है। तो ये जो है भारत में ही पड़ता है। इसकी कितनी 8126 किलोमीटर। अन्नपूर्णा का है तो अन्नपूर्णा भी नेपाल में पड़ता है, इसका 8078 मीटर। नंदा देवी का है तो नंदा देवी आपका भारत में पड़ता है और 7817 मीटर है। कामेट चोटी का है तो कामेट जो है भारत में ही है और 7756 मीटर। नामचा बड़वा होगा और इसकी जो ऊंचाई है आपका 7756 मीटर। लेकिन इसमें जो देख लेते हैं एक बार में थोड़े से और नामचा बड़वा की यहाँ पे कुछ दिया हो तो चलिए, अदर सोर्स में नहीं है तो फिलहाल आप लोग इसे गूगल करके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, नामचा बड़वा का भी यहाँ पे इतना ही दिया 7756 मीटर और ये एनसीईआरटी अपडेट भी होता रहता है। उसके बाद गुरुला माधाता नेपाल में है, यह 7728 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और क्या दिए गए हैं कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, मतलब हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है ना वो क्या चीज का बना है, तो ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, तथा इससे बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है, ठीक है। अब चलिए मोटा मोटी पॉइंट अब हम देखते हैं कि इस हिमालय जो पर्वत हमने पढ़ा अभी उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें हमको देखना क्या है, सबसे पहला लंबाई देखना है, कितनी लंबाई है, ठीक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई है। जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट था जो मैंने बोला था कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो हिमालय में ये सभी के सभी जो बातें थी वो थी। आप देखते हैं इसमें जो सबसे आपका उत्तर में था वो कौन हिमालय था, तो उत्तर में आपका महान आंतरिक हिमालय है हिमाद्री, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई जो है इसकी 6000 मीटर है। और इसमें जो है यह कुछ शिखर के जो है वो नाम दिए गए थे जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात था कि महान हिमालय में क्या देख सकते थे, तो इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना है और यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है क्योंकि ऊंचे ऊंचे शिखर है तो बर्फ से ढके रहते हैं और बहुत से हिमालयों का प्रवाह यहाँ से होता है। अब यहाँ पे कुछ ज्ञात दिया हुआ है कि मतलब ज्ञात कीजिए कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालयों तथा दर्रों के नाम, भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिए गए हैं ना, जैसे इस प्रकार का दिया गया है, जैसे नामचा बड़वा है, ठीक है। ये शिखर दिया गया है, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से देख के आपको लिखना है इसमें से मैप में से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हिमाद्री के दक्षिण में अगर आप देखें स्थित पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो मतलब हिमाचल के जो दक्षिण में उसे हम किस नाम से भी जानते हैं, हिमाचल के जो दक्षिण में उसे हम हिमाद्री के जो दक्षिण में उसे हम लोग हिमाचल या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आज इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्य अत्यधिक संपीड़न ये क्या चीज से हुआ है, तो इस जो श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ है, तो अत्यधिक संपीड़न से तथा परावर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3700 मीटर से लेकर 4500 यानी 4500 मीटर तक जो है वो मध्य हिमालय की ऊंचाई है। कितनी है मध्य हिमालय की ऊंचाई, तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में होती है। औसत चौड़ाई की बात कर ले तो इसमें जो औसत चौड़ाई है आपका वो 50 किलोमीटर की ये चौड़ाई रखते हैं। जबकि पीर पंजाब जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी जो श्रृंखला है वो कहाँ है, तो ये सभी के सभी जो श्रृंखला है आपका वो मध्य हिमालय में देखने को मिलती है। अब देखिए इसी श्रृंखला में जो है कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। कांगड़ा कुल्लू की घाटियां और ये जो हिमाचल की श्रृंखला है ये कहाँ है, तो इसी श्रृंखला में है, यानी मध्य हिमालय में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित है। ये सभी के सभी मध्य हिमालय में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटलस देखने के लिए क्या है, अगर आप लोग के पास है तो देखिएगा, वरना गूगल भी आप चाहे तो कर सकते हैं। एटलस में मसूरी मसूरी नैनीताल एवं राखी खेत की स्थिति देखे तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहां वे स्थित है। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी दिए गए हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है। और ये जो है आपका एक कहना है कि यह आपका लास्ट जो है तीसरा, मतलब शिवालिक के बाद आपका क्या होता है, तो शिवालिक के बाद आपका उत्तर का महान मैदान स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे शिवालिक को क्या है, तो शिवालिक की जो चौड़ाई है वो आपका 10 से 15 किलोमीटर भी चौड़ा है, तथा ऊंचाई की बात कर ले तो 900 से लेकर 1100 मीटर ऊंचे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया। तो 2 सेकेंड का समय लेंगे बस। अगर आप लोग लाइव करना चाहते हैं क्लास को आप लोग कमेंट कर सकते हैं और एक टाइम भी बता सकते हैं कि आप किस टाइम में लाइव करना चाहते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो जो हिमालय की सबसे बाहरी जो दक्षिण साइड में जो देखिए, यानी हमने यहाँ पे बात किया था इस वाले भाग को, तो ये जो है आपका वो क्या होता है, तो ये आपका शिवालिक पड़ जाता है। जैसे मैप से देखना चाहें तो आप इस वाले भाग को देख सकते हैं। ये जो है सबसे बाहरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका शिवालिक हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका महान मैदान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमने देख लिया वहां पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बाहरी का शिवालिक यानी सबसे दक्षिण, आप यहाँ से सवाल बन सकता है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को, मतलब हिमालय के सबसे दक्षिणी में कौन सा श्रृंखला स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसा कि मैंने घटना चक्र में भी कराया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी के सभी। तो शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी है, तो 10 से 15 किलोमीटर, और ऊंचाई कितनी है, तो 9 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जैसे कहने का मतलब जो हिमालय से नदियां निकलती है ना, तो जैसे आती है मैदान के साइड, मतलब जहाँ आपका ढाल आता है उस तरफ जब बहती है, उत्तर के महान मैदान की तरफ बहती है, तो वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद जैसे पत्थर को या किसी प्रकार की जो अवसाद को लेकर आती है। ठीक है। वो जब एक जगह जमा होने लगता है तो उसी के संपीड़न से इसका निर्माण हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जो शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ था, तो आपको ये वाला जो है आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि 100% सही है, कोई भी नंबर दे देगा। यह घाटियां बाजरी बाजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। कहने का मतलब जो शिवालिक की जो घाटियां है, यह बाजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इस वाले बात को भी लिख लेना आपको, हम देखेंगे अभी मैप में इस वाले पॉइंट को भी हम देखना चाहेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे है ना, इस वाले बात की चल रही है, जैसे ये वाला जो आपका निम्न हिमालय हो गया और ये जो आपका शिवालिक हो गया, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है ना, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा है। इस वाले जो भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो दून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो दून। दून में जैसे हो गया, जैसे देहरादून हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम लोग जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है, कौन से हैं, तो देखिए कुछ प्रसिद्ध दून में क्या दिया है, तो देहरादून, कोटली दून एवं पाटलिपुत्र, यह 3 जो नाम आपको दिए गए। ठीक है। इस मैप में क्या दिखाना चाहता है, तो मुख्य भौगोलिक वितरण दिया गया है यहाँ पे, मुख्य भौगोलिक वितरण। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमको देखना है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे,
आपको किस प्रकार से नजर आता है, वो सभी के सभी हम इसमें देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे चर्चा किया था, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए इस वाले पॉइंट को, क्योंकि इसी को हम मैप में भी आपको दिखाने वाले हैं। ये वाला, इसमें आपका सारा पॉइंट जो है देख लीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, इस वाले मैप को रीडिंग करने के बाद जो है हम लोग कल की वीडियो में हम लोग उत्तर के मैदान को करेंगे। ठीक है, तो इस मैप को देख लीजिए। इसमें हम क्या देखना चाहेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला पॉइंट क्या, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, या यहाँ से जो है इस वाले भाग से इस वाले भाग को कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका जो है वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ये महान मैदान दिख रहा है, ये आपका महान मैदान हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से जो है इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा आप देखें तो इस साइड में आपका मरुस्थल आ जाता है राजस्थान का। ठीक है, चौथा में अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। ये वाला जो भाग है आपका लगभग में, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा अगर आप देखेंगे, ये जो तट है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तक समुद्र है, और ये वाला जो तट है आपका, ये आपका तटीय मैदान, ये दोनों साइड हो जाएगा। तो ये तटीय मैदान पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा। और छठा में अगर आप देखेंगे तो आपको द्वीप समूह, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी है द्वीप समूह छठे नंबर पे, और यहाँ पे भी छठे नंबर पे दिया गया है द्वीप समूह, पांचवा नंबर सभी में दिया गया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरे मैप को रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या था लास्ट पॉइंट हमारा, कि देहरादून तक हमने अंत कर लिया था। उसके बाद है कि साथ फैल जाता है, उन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। इस वाले पॉइंट को हम थोड़ी से देखते हैं डिटेल से, कुछ पॉइंट यहाँ से कम है, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें दी गई है इस प्रकार, यहाँ से देखेंगे कि इस उत्तर तथा दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। ठीक है, इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो याद रखना आपको कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो भाग है उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, यह आपका पश्चिम से पूर्व के हिसाब से कह रहा है। ठीक है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है, यानी नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, यहाँ से आपको एक सवाल जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंटें दी गई है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग जो है, दिहांग महाखंड यानी गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमाओं के साथ फैल जाता है। इस वाले पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को तो हमने समझ लिया, ये सब थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हिमालय है ना, यहाँ पे दिहांग है। ठीक है, यह गाज है पहले, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जिसे सांगपो नदी भी कहते हैं चीन में, यह यहाँ से प्रवेश कर देती है। और प्रवेश जब करती है ना, तो उसके बाद यह तीखी मोड़ लिया है हिमालय पर्वत, देख सकते हैं यहाँ से, और इस तरह से जो है यह नीचे की तरफ मुड़ गया हुआ है। ठीक है, यही बात बताया गया है। तो इस मुड़ गया हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जानते हैं। इस वाले भाग को ये बता रहा है। ठीक है,
तो इसमें आप देखेंगे किस किस नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय नाम क्या क्या है, ये सभी के सभी पॉइंट जो है इसमें देखेंगे। यह पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। यह घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतम समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। पूर्वांचल पहाड़ी में कौन कौन से हैं, देखिए पटकाई हो गया आपका, नागा पहाड़ी नागालैंड में हो गया, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, मणिपुर पहाड़ी जो है वो आपका मणिपुर में देखने को मिलता है। अब हम लोग कल की वीडियो में जो देखने वाले हैं वो हम लोग उत्तर के महान मैदान के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले आपको छोटे सी और मैं जानकारी दे दूं कि ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय पर्वत का जो है वो चित्र दिया गया है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से बता दें तो यहाँ से गाज के मामले, गाज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पथरीला रास्ता है, जैसे यहाँ से मैप में हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक यह ऐसा भाग है, ठीक है, और इससे जो है अगर हिमालय नदी जो प्रवेश करती है तो मान लीजिए ये गाज है। गाज इतना ऊंचा नहीं होता लेकिन मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मिजो पहाड़िया का चित्र दिया गया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे भी देख सकते हैं, मिजो पहाड़िया का चित्र यहाँ पे दिया गया है। अब कल की वीडियो में हम लोग उत्तरी मैदान को देखेंगे जिसका ग्राफ ये है पहला। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी वीडियो के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो है 100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे, ठीक है, यानी सदस्य बढ़ जाएंगे। चलिए।